क्या पढ़ रहे थे? आज हमें कुछ नया पढ़ना है ना। उसमें लिख लो 5 नंबर में शेखावटी, 6 नंबर में अलवर। हम पढ़ रहे हैं आज एक बया नया और शानदार सा चैप्टर। इससे पहले हमने 1857 क्रांति पढ़ी, आपने पूरी पढ़ ली होगी। वापस नहीं पढ़ी तो रिवीजन करना है इन 2-3 दिनों में, ठीक है। आज से हम शुरू करेंगे राजस्थान में प्रमुख किसान आंदोलन। और किसान आंदोलन में सबसे पहला जो आंदोलन हम पढ़ने जा रहे हैं वो है बिजोलिया किसान आंदोलन। हेडिंग डालिए बिजोलिया किसान आंदोलन। हेडिंग डालिए बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया जो किसान आंदोलन है ये आपके राजस्थान का प्रथम कृषक आंदोलन है। डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन आता है कि राजस्थान का प्रथम कृषक आंदोलन कौन सा है? बिजोलिया किसान आंदोलन। दूसरी बात, सबसे लंबा किसान आंदोलन है ये, सबसे लंबा किसान आंदोलन। राजस्थान का ही नहीं, भारत का ही नहीं, बल्कि विश्व का सबसे लंबा किसान आंदोलन है ये। कितने वर्षों तक चला था ये? तो याद रखिएगा 44 वर्षों तक चला था ये। यानी कि इस किसान आंदोलन का समय क्या है? तो इसका समय है 1897 से लेकर 1941। इसीलिए इस किसान आंदोलन को भारत का मैराथन किसान आंदोलन कहा जाता है, ठीक है। 4 बातें लिखो। भारत का मैराथन किसान आंदोलन, भारत का मैराथन किसान आंदोलन। तो बिजोलिया किसान आंदोलन राजस्थान का क्या है? प्रथम कृषक आंदोलन। कृषक का मतलब होता है किसानों द्वारा किया गया आंदोलन। यह सबसे लंबा किसान आंदोलन है। कितने? 44 वर्षों तक किया गया। इसका जो समय है वो 1897 से लेकर 1941 तक है। और ये भारत का क्या कहलाता है? मैराथन किसान आंदोलन। तो हम पढ़ने जा रहे हैं अब विधिवत रूप से कौन सा? बिजोलिया किसान आंदोलन। सबसे पहले हम पढ़ते हैं केवल बिजोलिया के बारे में, बोर्ड पर देखना है। ये लिख ली 4 बातें सभी ने? आप लिख ली प्रसाद जी? ओके। अब देखो, बात करते हैं सबसे पहले किसकी? बिजोलिया की। बिजोलिया बोर्ड पर देखिए। बिजोलिया सबसे पहली बात, ये बिजोलिया कहां है? जो हम पढ़ रहे हैं ये बिजोलिया कहां है? भीलवाड़ा। बिजोलिया कहां पर है? भीलवाड़ा के अंदर। ये कौन सी रियासत का भाग था पहले? तो याद रखिएगा मेवाड़ रियासत। मेवाड़ रियासत में प्रथम श्रेणी का ठिकाना था ये। बिजोलिया। बिजोलिया पढ़ रहे हैं हम, बिजोलिया किसान आंदोलन। सबसे पहले केवल बिजोलिया के बारे में बता रहा हूं कि बिजोलिया भीलवाड़ा में है। और बिजोलिया पहले किस रियासत का भाग था?
मेवाड़ रियासत का, और मेवाड़ रियासत के अंदर कौन सी श्रेणी का ठिकाना था? ये प्रथम श्रेणी का। दूसरी बात, ये जो बिजोलिया है, इस बिजोलिया का प्राचीन नाम क्या है? तो इस बिजोलिया का प्राचीन नाम हुआ करता है आपके विंध्यावली, या कहीं पर नाम लिख रखा आ सकता है विंध्यावली, विंध्यावली या विंध्यावली, बिजोलिया। अगला आता है कि ये जो बिजोलिया है, इस बिजोलिया की स्थापना करने वाले कौन थे? तो याद रखिएगा, बिजोलिया जिसने बसाया था वो है अशोक परमार। ये अशोक परमार कहां के हैं? तो ये हैं जगनेर के, और जगनेर कहां है? भरतपुर। जगनेर भरतपुर के हैं कौन? अशोक परमार। आपने एक युद्ध पढ़ा होगा, खानवा का युद्ध। खानवा के युद्ध में ये बिन बुलाए जाते हैं सांगा की सहायता के लिए, इसीलिए सांगा इनको एक जागीर देता है, कौन सी? ऊपरमाल की। और उसी समय एक स्थान बसाया, कौन सा? बिजोलिया, जिसका प्राचीन नाम क्या है? विंध्यावली। कौन सी रियासत का भाग है? वर्तमान में कहां है ये? अगली बात, ये जो बिजोलिया है, इस बिजोलिया के जो जागीरदार होते हैं उन्हें क्या कहा गया है? बिजोलिया के जागीरदार क्या कहलाते हैं? तो याद रखना है राव जी। क्या कहलाते हैं? राव जी। अगला ये है कि ये जो बिजोलिया है, यहां पर सर्वाधिक किसान कौन सी जाति के हैं? सर्वाधिक जो किसान हैं वो है आपके कौन से? धाकड़ जाति के किसान, धाकड़ जाति। ठीक है, तो हम जो पढ़ रहे हैं बिजोलिया किसान आंदोलन, उसमें केवल किसकी बात करी है? बिजोलिया की। क्लियर हो गया? उतार लीजिए इनको। बिजोलिया, तो ये बात कंप्लीट फॉर बिजोलिया की। हाँ, तो प्रथम श्रेणी के टोटल 16 ठिकाने थे। ठीक है अजय कुमार। सेकंड श्रेणी में कितने ठिकाने थे? 32। मेवाड़ में प्रथम श्रेणी के 4 ठिकाने तो केवल किसे दिए गए थे? कुंवर चुंडा को। ठीक है, तो टोटल 16 थे। ऐसा नहीं है कि केवल बिजोलिया ही था, बिजोलिया क्यों, सलूम्बर भी तो था। ठीक है, चलिए। और कैसे चल रही है आपकी तैयारी? बढ़िया। कब है आपके एग्जाम? नहीं है क्या डेट? कोई नहीं, बढ़िया पढ़ो, क्योंकि आगामी सीईटी के एग्जाम भी तो देंगे ना आप, उसको सीरियसली लेना है। ठीक है, क्या पता आगामी 4 साल में जितनी वैकेंसी आएगी वो सब इसी सीईटी पर लागू होगी।
अगर सीईटी सही ढंग से पास नहीं करोगे तो फिर आपके लिए कितनी वैकेंसी आई क्या मतलब है। और सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं, जीके के पीछे पागल नहीं होना है, ठीक है। हालांकि ये आपके स्कोरिंग में सबसे आगे रहेगा, लेकिन दूसरे सब्जेक्ट भी पढ़ना जरूरी है भाई। केवल लोगों की बातों में नहीं आना है कि ये पढ़ लो और ये छोड़ दो। छोड़ना कुछ नहीं होता है, जो छोड़ते हैं ना एग्जामिनर वही आता है ना। यूट्यूब पर के पहले ये देखिए कि क्या छोड़ना है। व्यू आ रखे हैं 5 लाख, तो छोड़ना कुछ नहीं होता है, सारा पढ़ना ही होता है। कंपटीशन का इतना दौर है कि विद्यार्थी इतना पढ़ते हैं कि जितना आप सोच ही नहीं सकते। लिख लिया, आगे चलूं मैं। तो ये तो बात हुई प्रोपरी बिजोलिया के बारे में कि बिजोलिया कहाँ है, पहले किस रियासत का भाग था, किसने बसाया था, इसका प्राचीन नाम क्या है, यहाँ के जागीरदार क्या कहलाते हैं। और यहाँ पर हम जो बिजोलिया किसान आंदोलन पढ़ने जा रहे हैं, यहाँ पर सर्वाधिक किसान किस जाति के थे, धाकड़ जाति के। ठीक है, सबने लिख लिया। अब हम पढ़ेंगे कि ये बिजोलिया किसान आंदोलन हो क्यों रहा है, वजह क्या है। तो लिखिए आप, बिजोलिया किसान आंदोलन के कारण। अगला बिंदु, बिजोलिया किसान आंदोलन कारण क्या है, बोर्ड पर देखो, बोर्ड पर देखिए कि बिजोलिया किसान आंदोलन के कारण क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं हम। देखो, बिजोलिया किसान आंदोलन का जो प्रमुख कारण है उसमें सबसे पहला है 84 प्रकार की लाग बाग। लाग बाग 84 प्रकार की क्या थी, लाग बाग। एग्जाम्पल समझिए, जैसे कोई बेचारा, ये किसान है, ये किसान सपोज देन मान लीजिए 100 रुपए कमाता है। इस किसान को 100 रुपए में से डायरेक्ट 84 प्रकार की तो कोई ना कोई क्या देनी पड़ेगी, लाग बाग। उसके अलावा इसी किसान से कोई नए टैक्स वसूल दिए जाएंगे। जैसे ये किसान अपने पुत्री की शादी कर रहा है तो फिर 5 रुपए और देने पड़ेंगे इसको। तो 84 और 5 रुपए कितने हो गए, 89। इसके अलावा इस किसान को यह पता चल रहा है कि जहां पर मेरा खेत है वहां का जागीरदार चेंज हुआ है, तो उसके बदले में एक और कर देना पड़ेगा इसी किसान को। हो सकता है कि वो कर उस समय 4 रुपए रहा होगा या फिर 7 रुपए ले लिए, तो 7 और ऐड कर दिए तो कितने हो गए टोटल, 96 रुपए। यानी कि एक किसान जो कितने रुपए कमा रहा है, 100 रुपए, उनको 96 तो केवल क्या देने पड़ रहे हैं, कर के रूप में। पीछे कितने बचे, तो बेचारा आंदोलन नहीं करेगा तो क्या करेगा। आज जो किसान आंदोलन कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, एमएसपी रेट, यानी कि कम से कम मिनिमम रेट तो हो। जैसे किसान अब सरसों की खेती करेंगे तो सरकार यदि पहले फिक्स कर दे कि हम सरसों इतनी ही रेट पर खरीदेंगे, तो किसान कम से कम सोच विचार कर तो सरसों की खेती करेगा ना भाई। फसल हो गई, उसके बाद में किसानों को सरकार कह रही है कि आपके जो सरसों है वो केवल हम 200 रुपए में लेंगे। अगर यही किसानों को पहले पता चल जाए तो फिर वो क्यों बोएंगे, वो गेहूं की खेती कर लेंगे। इसलिए तो आंदोलन कर रहे हैं एमएसपी के लिए। तो अब ये किसान जो 100 रुपए कमा रहा है, इसको 96 रुपए तो क्या देने पड़ रहे हैं, पीछे क्या बचे 4 रुपए। तो आंदोलन नहीं करेगा तो क्या करेगा बेचारा। तो पहला क्वेश्चन तो यहां से यह आता है कि 84 प्रकार की लाग बाग से संबंधित आंदोलन कहां हुआ, बिजोलिया। 84 प्रकार की छतरी कहां है, और 84 खंभों का मंदिर कहां है, महामंदिर जोधपुर में। नहीं मतलब ऐसे में बता नहीं रहा हूं मैं, ये पढ़ रहे होते हो तो आपके जहन में आना चाहिए ये सब कुछ। ठीक है, 84 प्रकार की क्या है, लाग बाग।
दूसरा इंपॉर्टेंट है, वो है लाटा कुंताकर। लाटा और कौन सा कर है? कुंताकर। अब ये लाटा और कुंताकर क्या होते हैं, देखो। Oh my God. तक मित्र अंक फ्रेंडली डिजिट कौन से होंगे? यदि दो अंकों का योग कितना हो जाए 10, तो वो मित्र अंक होंगे। चलो मुझे बताओ, एक का मित्र अंक क्या बताया? अरे एक का, दो का, एक, दो का 8, 8 का, 3 का, 7 का, 4 का, 6 का, 5 का, ऐसा जिसका मित्र अंक वही होता है 5। ऐसा कौन सा अंक जिसका मित्र अंक होता ही नहीं है? जीरो, जीरो का नहीं होता। चलो 12 एकम, 12 दूनी, 12 तिया, 12 चौक, 12 पंजो, 12 चिकानी, 12 सत्तू, 12 अट्टू, 12 नमाका, 12 10। अब सुनो मेरी बात, ये अंक अलग अलग क्रम में व्यवस्थित होकर अब निर्माण करते हैं संख्या का। बताओ अंक, बताओ किसका निर्माण करेंगे? संख्या का। अब आ जाओ संख्या का। अब अंक बनाएंगे संख्या, नंबर। अंक अलग अलग क्रम में व्यवस्थित होकर निर्माण। अरे नहीं चल रही है, बिजोलिया ही चलेगा, ठीक है। मैंने लिखा एक। बताओ एक क्या है? संख्या। चलो देखो, तो बिजोलिया किसान आंदोलन होने की वजह क्या है? वजह नंबर फर्स्ट है 84 प्रकार की क्या है? लाग बाग। अच्छा, दूसरी वजह क्या है? लाटा वे कुंता कर। देखो ये क्या होता है, लाटा और कुंता कर क्या होता है? लाटा कर, जैसे कोई किसान का खेत है, इस किसान ने अपने खेत में क्या बोया था? गेहूं बोया, और गेहूं को काट वाट के निकाल लिया, और गेहूं का क्या लगा हुआ है? ऐसा ढेर लगा हुआ है खेत के बीचों बीच। जागीरदार गया और उसने आधा अपने पास में रख लिया और आधा किसानों को छोड़ दिया। ये कर कौन सा होता है? लाटा कर, यानी कि कटी हुई फसल पर लगने वाला कर। कटी हुई फसल पर लगने वाला कर क्या कहलाता है? लाटा कर। कुंता कर क्या है? जैसे ये किसान का खेत है, इस किसान के खेत में ये गेहूं की खेती है, ठीक है। गेहूं की फसल क्या है? खड़ी है। जागीरदार आया और उसने पूरे खेत को देखा कि गेहूं बहुत अच्छे उत्पादक हो रखे हैं, अच्छी फसल दिख रही है। तो वो जागीरदार उस किसान को कहेगा कि इनमें से 10 जो क्विंटल है वो मेरे घर पर पहुंचा देना। जिस समय जागीरदार फसल देखने आया उस समय गेहूं की फसल बहुत अच्छी दिख रही थी, लेकिन कटाई के समय हो सकता है कि ज्यादा बारिश की वजह से या अन्य कारणों की वजह से क्या हो गई? फसल नष्ट हो गई, और उस पूरे खेत में ही फसल कितनी हुई? 7 क्विंटल। जबकि जागीरदार को कितनी देनी है? 10 क्विंटल। ये 3 क्विंटल कहीं और से लाएगा और जागीरदार को कितनी पहुंचाएगा? मतलब इसके पास में कुछ बचा ही नहीं। इसीलिए तो क्या किए थे? आंदोलन। यानी कि कुंता कर लगता है किस पर? खड़ी फसल पर। खड़ी फसल पर लगने वाला कर कौन सा है? कुंता कर। समझ में आया? अब देखो इसके अलावा और कौन से कारण थे? दो तो ये बड़े इंपॉर्टेंट, 84 प्रकार और लाटा और कुंता। अब देखो आगे, एक वो था चौरी कर।
ये चौरी कर लगाया गया था बिजोलिया में 1903 के अंदर, और लगाने वाला कौन है? वो है राव कृष्ण सिंह। ये चौरी कर क्या है? चौरी कर, यदि बिजोलिया का कोई किसान अपनी बेटी का विवाह कर रहा है तो विवाह करने के लिए जागीरदार को जो टैक्स देना पड़ेगा उसका नाम क्या है? चौरी कर। याद रखिएगा। किसानों द्वारा अपनी पुत्री का विवाह करने पर लगने वाला कर, और वो है आपके कौन सा? चौरी कर। नंबर 4 है तलवार बंधाई कर। तलवार बंधाई कर का मतलब होता है कि किसी भी जागीर का जब नया जागीरदार बनता है, वैसे ये जो तलवार बंधाई कर है ना, ये किस पर लगा करता था? जैसे किसी जागीर का जागीरदार बना, तो किसी जागीर का जब कोई जागीरदार बनेगा तो उस जागीरदार को, राजा को जो टैक्स देना पड़ता था उसे बोलते थे तलवार बंधाई कर। लेकिन बिजोलिया में अलग था। बिजोलिया के अंदर जो जागीरदार बन रहा है ना, वो किसानों से ये टैक्स वसूलता था। कौन सा? जबकि ये जागीरदार को टैक्स स्वयं देना पड़ता था। किसको? राजा को। लेकिन जागीरदार ने क्या कर लिया? किसानों पर ये टैक्स लगाया, जिसका नाम क्या है? तलवार बंधाई कर। इसको हम कह सकते हैं उत्तराधिकारी शुल्क। नया जागीरदार बनेगा तो इसे क्या बोल सकते हैं? उत्तराधिकारी शुल्क। और ये जो उत्तराधिकारी शुल्क है, ये लगाया था 1906 के अंदर राव पृथ्वी सिंह ने। लेकिन क्वेश्चन आता है कि राजस्थान की एकमात्र ऐसी रियासत जहां से ये उत्तराधिकारी शुल्क नहीं वसूला जाता था, याद रखिएगा, जैसलमेर। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। एकमात्र रियासत जैसलमेर को छोड़कर सभी रियासतों से वसूला जाने वाला कर कौन सा है? तलवार बंधाई कर। तो ये मेनली 4 कारण रहे हैं इस बिजोलिया किसान आंदोलन के। उतारिए। ठीक है, पहले बिजोलिया समझा दिया, फिर बिजोलिया किसान आंदोलन क्यों हो रहा है, अब हम आंदोलन करेंगे। ठीक है।
लिख लिए। अब ये जो हम आंदोलन पढ़ने जा रहे हैं, ये बिजोलिया किसान आंदोलन टोटली कितने चरणों में होगा? 3 चरणों में। केवल बोर्ड पर ध्यान देना है, आपको बाद में लिखना है, ठीक है। देखो, क्वेश्चन भी बनता है ये डायरेक्ट कि बिजोलिया किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन टोटली कितने चरणों में हुआ है? तो याद रखिएगा, बिजोलिया जो किसान आंदोलन है वो टोटली कितने चरणों में हुआ है? 3 चरणों में। प्रथम चरण है 1897 से लेकर 1915, यह है प्रथम चरण। दूसरा चरण है 1916 से लेकर 1922, यह है दूसरा चरण। और तीसरा चरण है 1923 से लेकर 1941, 3 चरणों में है ये। इसीलिए इनमें से हम सबसे पहले जो पढ़ने जा रहे हैं वो है बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रथम चरण। और ये जो प्रथम चरण है ये है आपके कब? 1897 से लेकर 1915 चलेगा प्रथम चरण। देखो हुआ क्या था, समझिए लाइन टू लाइन। बात उस समय की है 1894 ईस्वी की। यहां से शुरुआत करते हैं। 1894 के अंदर क्या है कि बिजोलिया के जो जागीरदार हैं, 1894 के अंदर बिजोलिया के जो जागीरदार थे वो हुआ करते थे राव गोपाल दास। कौन थे? राव गोपाल दास। जब बिजोलिया के जागीरदार राव गोपाल दास थे तब तक किसानों और जागीरदारों के मध्य अच्छे संबंध हुआ करते थे। ये समझ लीजिए कि जब ज्यादा बारिश होती और किसानों की यदि फसल नहीं होती तो बिजोलिया का जागीरदार अपने स्वयं के खजाने से किसानों को अनाज दिया करता था। और जब बाहर से कोई इस बिजोलिया के जागीरदार पर आक्रमण करने आते तो किसान इनकी सहायता के लिए जाया करते थे। मतलब अच्छे संबंध थे। कब तक? 1894 तक, क्योंकि 94 में मृत्यु हो गई किसकी? राव गोपाल दास की। ये लो, इसकी मृत्यु हो गई। इसकी मृत्यु होने के बाद में सिंपल सी बात है, बिजोलिया का नया जागीरदार आया। और इनकी मृत्यु के बाद में बिजोलिया का जो नया जागीरदार आया है उसका नाम है राव कृष्ण सिंह, या फिर इसी का नाम है किशन सिंह, जो भी हो ऑप्शन, ठीक है। राव कृष्ण सिंह या फिर क्या है, किशन सिंह, ये नया जागीरदार बनकर आया। जैसे ही ये जागीरदार बना, इसने जागीरदार बनते ही किसानों पर चौरासी प्रकार की लाग बाग लिस्ट बनाई, एक बड़ी सी मेन्यू तैयार किया कि यदि हमारे पुत्र को कभी खिचड़ी खाने का मन हुआ तो आपको खिचड़ी कर देना पड़ेगा 3 रुपए का। यदि हमारे घर कोई नए मेहमान आए और उनके बिछाने के लिए जो जाजम होगी तो आपको देना पड़ेगा जाजम कर। यदि हमारी रानी को कभी चूड़ा पहनने का मन हुआ
तो आपको देना पड़ेगा चूड़ा कर। गुपचुप खाने का मन हुआ तो देना पड़ेगा गोलगप्पा कर। कुल मिला के टोटल एक मेन्यू तैयार किया, कितने प्रकार का? 84 प्रकार के टैक्स। और इसके अलावा क्या जारी कर दिया? 1/2 भू राजस्व कर, यानी कि खेती करनी है भूमि पर तो कर देना पड़ेगा। ये 2 आदेश जारी किए किसने? राव कृष्ण सिंह ने 1894 के अंदर। तो जब ये आदेश जारी किए तो इस समय किसानों की हालत खराब नहीं थी। क्यों? क्योंकि जब तक जागीरदार कौन थे? गोपाल दास। तो ना तो कोई टैक्स था, किसानों के पास में थोड़ी थोड़ी बचत ही थी। लेकिन आखिर में बेचारे किसान परेशान हो गए। 95, 96, 97 3 साल तक तो परेशान होने ही थे। परेशान हो गए तो किसान बेचारे कहे किससे? और किसान अपनी समस्या तभी बताते हैं जब वो सारे एक जगह कहीं इकट्ठा होते हैं। और ऐसा अवसर आया 1897। 1897 के अंदर बिजोलिया के जो किसान हैं, बिजोलिया के किसान एकत्रित हो रखे थे। एकत्रित हुए 1897 के अंदर बिजोलिया के किसान एकत्रित हुए। कहां हुए? तो याद रखिएगा, एक गांव है भीलवाड़ा में जिसका नाम है पूरा गांव। कौन से गांव में एकत्रित हुए? गिरधरपुरा गांव, जो कि कहां पर है? भीलवाड़ा में। यहां एकत्रित क्यों हुए? क्योंकि यहां पर मृत्यु भोज था, जीमणो। गांव के किसान कब एकत्रित होते हैं? ऐसा नहीं है, मतलब पूरा गांव कब इकट्ठा होता है? जब कोई किसी बंदे का मृत्यु भोज है, जीमण है। तो यहां पर क्यों इकट्ठा हुए हैं? कारण क्या है? कारण यह है कि एक किसान जिसका नाम है गंगाराम धाकड़, गंगाराम धाकड़ के पिता का क्या है? मृत्यु भोज। और इसी मृत्यु भोज में भाग लेने के लिए बिजोलिया के सभी किसान आए हैं। तो सभी किसान आए हैं, सभी बैठे हैं, जीम रहे हैं, खाना खा रहे हैं। खाना खाते खाते समय अपने दुखड़े भी गा रहे हैं कि तुम्हारे कितना इस बार अनाज हुआ, तुम्हारे कितना हुआ, कितना टैक्स वसूल रहा है। ऐसी बातें करने लगे कि ये खराब आदमी है, इससे अच्छा तो पहले वाला था। ऐसी बातें करते हैं। उसी समय इसी फंक्शन के अंदर, यानी कि गंगाराम धाकड़ के पिता का जो मृत्यु भोज है, सॉरी, उसके अंदर भाग लेने आए थे कौन? यहां पर भाग लेने एक सरकारी कर्मचारी आए, यानी कि लाइब्रेरियन आए। कौन जानते हैं? कोई क्रांतिकारी जो लाइब्रेरियन था। तो यहां भाग लेने आए थे एक लाइब्रेरियन, यानी कि पुस्तकालय अध्यक्ष, जिसका नाम है साधु सीताराम दास। साधु सीताराम दास ये स्वयं क्या थे? एक लाइब्रेरियन थे, पुस्तकालय अध्यक्ष थे। पुस्तकालय अध्यक्ष, लाइब्रेरियन थे। गांव में यदि किसी बड़े, जहां पर लोग इकट्ठा हो रखे हैं, वहां पर यदि कोई गवर्नमेंट वाला आदमी आ जाए तो उसकी अलग इज्जत होती है, नहीं? उसको सब आगे बुलाते हैं कि मार साहब थे, आगे आओ। और गांव में चाहे लेब असिस्टेंट लगे हो, चाहे पुस्तकालय अध्यक्ष हो, कुछ भी हो, बन एक ही बात के मार सा के दे ना, मतलब ये मार सा है। मार सा मतलब टीचर, अध्यापक। तो इनको बुलाया, ये भी भाग लेने आए। और भाग लेने आए तो बोले किसानों से, मतलब क्या हालचाल है? तो किसानों ने यही कहा कि भाई थाके गवर्नमेंट का पिया आवे, थाने कहीं टकाई दुख है। तो बोला बताओ तो सही।
तो किसानों ने साधु सीताराम दास को बताया कि आजकल ये जो नया जागीरदार बना है, एक तो ये पता नहीं किस प्रकार से मेन्यू तैयार करके टैक्स वसूलता है, ऊपर से हम खेती करने के लिए भूमि भी हैं, तो खेती करने के लिए पहले भूमि का आयकर देना पड़ता है, फिर उसमें जो अनाज होता है उसमें कभी उसका मूड होता है, पता नहीं कौन कौन से टैक्स वसूलता है। तो साधु सीताराम दास ने कहा कि इसमें क्या दिक्कत है, ये जागीरदार बुरा है ना, तो आप इस जागीरदार की शिकायत कर सकते हैं महाराणा के पास में, क्योंकि बिजोलिया जिस रियासत में आता है वो है मेवाड़ रियासत, और जिस समय की बात कर रहे हैं हम 1897 में, इस समय मेवाड़ के जो महाराणा हैं उनका नाम है फतेह सिंह। तो बोला आप इसकी शिकायत फतेह सिंह के पास कर दो। किसानों ने कहा हाँ मार सा आप बात ने सही की हो। तब क्या हुआ, तब ये हुआ कि साधु सीताराम दास की सलाह पर, साधु सीताराम दास ने सलाह दी है, तो साधु सीताराम दास की सलाह पर नानजी वे ठाकरी पटेल, नानजी वे ठाकरी पटेल कृष्ण सिंह की शिकायत करने, कृष्ण सिंह की शिकायत करने मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह के पास गए। ठीक है, यहां तक गए तो फतेह सिंह इन पर विश्वास कैसे कर सकता है, वो मेवाड़ का पूरा महाराणा है ना, उसको तो पूरी रियासत को देखनी है। हो सकता है कोई किसान ऐसे आ गए उठकर और बोला कि वहां का जागीरदार ठीक नहीं है। तो फतेह सिंह ने क्या किया कि इस बात का पता लगाने के लिए कि ये जो बिजोलिया से दो व्यक्ति आए हैं नानजी और ठाकरे पटेल, क्या ये सही कह रहे हैं कि वहां का जागीरदार खराब है, तो फतेह सिंह ने क्या किया, फतेह सिंह ने दो कार्य किए। तब फतेह सिंह ने, कब, जब वो शिकायत करने आए ना, तब तब फतेह सिंह ने कृष्ण सिंह को सूचना दी। एक तो कृष्ण सिंह को यह बताया कि भाई तुम कर क्या रहे हो, ये आपकी रियासत के कुछ बंदे यहां आए हैं आपकी शिकायत करने, क्योंकि ये फतेह सिंह का रिश्तेदार था, इसलिए इसको सूचना दी। और दूसरी बात, फतेह सिंह ने हामिद हुसैन नामक जांच अधिकारी को भेजा। जांच अधिकारी को बिजोलिया भेजा कि आप जाइए और जांच करके आइए कि ये जो दो लोग, दो किसान जो बात कह रहे हैं वो सही है क्या। तो हामिद हुसैन आया और बिजोलिया के अंदर सारी जानकारी जुटाई, और हामिद हुसैन ने एक रिपोर्ट तैयार की, और उस रिपोर्ट में फतेह सिंह को यह बताया कि वाकई में ही वो जो दो व्यक्ति आए थे उन्होंने सही कहा। यानी कि कहने का मतलब हामिद हुसैन नामक जांच अधिकारी ने किसानों के पक्ष में रिपोर्ट दी। किसानों के पक्ष में रिपोर्ट दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। रिपोर्ट दे दी और रख ली अपने पास में फतेह सिंह ने, कोई कार्रवाई नहीं की। तो इधर से तो कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन कृष्ण सिंह को जब यह पता चला कि मेरी शिकायत करने ये दो बंदे बिजोलिया से कहां पहुंच गए, मेवाड़ महाराणा के पास में, तो कृष्ण सिंह ने आदेश दे दिया कि इन दोनों को हमेशा के लिए ठिकाने से बाहर कर दिया।
ये लो, करशन सिंह ने नानजी वे ठाकरे पटेल को ठिकाने से निष्कासित कर दिया। ठिकाने से निष्कासित कर दिया। लेकिन फिर गांव के जो अन्य किसान थे उन्होंने करशन सिंह को जाकर कहा कि छोटा टाबर है, दो दो चार चार बेनकुंड पहाड़ी, ऐसा करके फिर कुछ पैसे लिए गए और नानजी और ठाकरे को वापस बिजोलिया के अंदर प्रवेश दिया गया। लेकिन चेतावनी दी तो नानजी ठाकरे ने कहा कि आपको चेतावनी देने की जरूरत ही नहीं है, हमें पता है कि आगे कोई घोचा नहीं करना है। अब ये आपको करेक्टर वापस इस पूरे आंदोलन में कभी दिखाई नहीं देंगे। कौन से? नानजी और ठाकरे। साधु सीताराम दास के कहने पर जोश में आ गए थे ना। गवर्नमेंट आदमी जब कुछ बात कहता है ना तो उसको सुनकर गांव वाले जोश में नहीं आते हैं, पता है ना आपको, नहीं आते हैं। लेकिन ये आगे आगे तो वहां शिकायत करने गए तो करशन सिंह ने बाहर निकाल दिया। तो फिर उसके बाद में लोगों ने मनाया तो इनको वापस क्या दिया गया? ठिकाने में प्रवेश। डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन, नानजी और ठाकरे पटेल का संबंध कौन से किसान आंदोलन से है? बिजोलिया। ये किया, ठीक है। फिर दूसरा कार्य ये किया कि करशन सिंह ने 1903 में चौरी कर लगा दिया। चौरी कर लगाया। कौन सा? चौरी कर। और चौरी कर क्या है तो हम ये पढ़ के आए हैं। ये वैसे 5 रुपए का हुआ करता था। कहीं पर हमें जानकारी ये भी मिलती है कि ये 8 रुपए का था, कहीं पर जानकारी मिलती है कि ये 13 रुपए का था, ठीक है। कौन सा था? चौरी कर लगाया। जब किसानों पर ये चौरी कर लगाया तो बिजोलिया के किसान और ज्यादा परेशान हो गए, क्योंकि पहले से 84 प्रकार के टैक्स तो दे ही रहे हैं और अब क्या लगा दिया और ऊपर से चौरी कर। तो सारे जो बिजोलिया के किसान हैं वो बिजोलिया छोड़कर कहां जाने लगे? ग्वालियर। जब इतने सारे टैक्स लगाए, इसीलिए बिजोलिया के किसान किसान कहां जाने लगे? ग्वालियर जाने लगे। और जब यहां के सभी किसान ग्वालियर जाने लगे तब करशन सिंह को होश आया कि यदि सारे ही किसान ग्वालियर चले जाएंगे तो फिर मैं काहे का जागीरदार रहूंगा। इसीलिए करशन किसानों के साथ क्या किया? किसानों के साथ समझौता किया और इस समझौते के तहत कहते हैं कि चौरी कर को हटा दी भी गया और कुछ कहते हैं कि आधा कर दिया गया। समझौता हुआ है इसका मतलब किसानों को कुछ राहत मिली है। भाई जैसे किसान दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे होते हैं तब कुछ ऐसा मुद्दा लेकर आते हैं प्रधानमंत्री जी जिससे किसान शांत हो जाते हैं, होते हैं ना। तो ऐसा ही एक समझौता हुआ और इसी समझौते के तहत किसान ग्वालियर नहीं गए, रुक गए थे। लेकिन तब तक इस करशन सिंह की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तब तक करशन सिंह की मृत्यु हो गई और इनकी मृत्यु हो गई 1906। इसकी मृत्यु हुई, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि बिजोलिया का फिर नया जागीरदार और बिजोलिया का इस बार जो नया जागीरदार आया है उसका नाम है राव पृथ्वी सिंह। अब नया जागीरदार बनना है तो टैक्स देना पड़ेगा मेवाड़ के महाराणा को। लेकिन इसने क्या किया? राव पृथ्वी सिंह ने
वही टैक्स बिजोलिया के किसानों पर लगा दिया और इसने आते ही 1906 में तलवार बंदी कर लगाया। किसान सोच रहे थे नया आएगा अच्छा होगा, लेकिन ये तो उसका भी बाप निकला। आते ही सबसे पहले टैक्स लगाया कौन सा? तलवार बंदी कर। और दूसरा ये आदेश दिया कि यदि आपने कृष्ण सिंह के साथ में कोई समझौता किया है तो मैं उस समझौते को नहीं मानता हूं। यानी कि वही 84 प्रकार की लागबाग और वही चौरी कर आपको देना पड़ेगा। ये बात कह रहा है कौन? राव परतु सिंह। राव परतु सिंह ने कृष्ण सिंह वे किसानों के मध्य हुए समझौते को मानने से मना कर दिया कि मैं वो समझौते नहीं मानता हूं। तब जाकर कहते हैं कि आप जैसे दो युवा जो पढ़ाई वगैरह कर रहे थे गांव गए तो बोला गांव में क्या चल रहा है, कि बोला ऐसा चल रहा है। तो उन्होंने अपना दिमाग लगाया बेचारों ने। हाँ, ग्वालियर एमपी में ही है। तो उन्होंने कहा किसानों से कि ऐसा करो कि ये जो नया जागीरदार आया है राव परतु सिंह, ये सभी प्रकार के टैक्स वसूल रहा है, तो ये टैक्स तो तब वसूलेगा ना जब हम खेती करेंगे। तो दो व्यक्ति के कहने पर बिजोलिया के किसानों ने भूमि को पड़त रखा। पड़त भूमि का मतलब यह होता है कि ऐसी भूमि जिसको कुछ वर्षों के लिए खेती न करने के लिए छोड़ दिया जाए, वो पड़त भूमि कहलाती है। हमारे राजस्थान में सर्वाधिक पड़त भूमि जोधपुर में है। ये आया समझ में आ गई पूरा? आया और इन्होंने समझौता मानने से मना कर दिया। तब कहते हैं कि 1913 के अंदर दो व्यक्ति कौन है? एक फतेहकरण और दूसरा कौन है? ब्रह्मदेव। फतेहकरण वे ब्रह्मदेव के कहने पर किसानों ने अपनी भूमि पड़त रखी। पड़त का मतलब होता है, पड़त भूमि का मतलब होता है कुछ समय के लिए उस भूमि पर कृषि न करना। कौन सी भूमि कहलाती है? पड़त भूमि। और हमारे राजस्थान में सर्वाधिक पड़त भूमि कहां है? जोधपुर में। सर्वाधिक पड़त भूमि कहां है? जोधपुर में। और सर्वाधिक बंजर भूमि कहां है? सर्वाधिक बंजर जो भूमि है वो है आपके कहां पर? जैसलमेर में। ठीक है। अब जब मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह है इस समय, बिजोलिया के नए जागीरदार कौन है? परतु सिंह। परतु सिंह ने सोचा कि किसानों के पास में इतना दिमाग कहां से आया कि वो भूमि को पड़त रखेंगे ताकि टैक्स नहीं देना पड़ेगा। मतलब ये कोई किसानों को उकसा रहा है। तो जब उसे पता चला परतु सिंह को कि किसानों को ऐसी सलाह देने वाले व्यक्ति कौन है? फतेहकरण, ब्रह्मदेव और साधु सीताराम दास। तब कहते हैं कि परतु सिंह ने क्या किया? राव परतु सिंह ने फतेहकरण, वे ब्रह्मदेव को ठिकाने से निष्कासित किया।
ठिकाने से निष्कासित किया वे साधु सीताराम दास को पुस्तकालय अध्यक्ष पद से हटा दिया। इसलिए कहते हैं ना कि गवर्नमेंट जॉब वाला कुछ और कर नहीं सकता, उनको हटा दिया। नानजी और ठाकरे पटेल को ठिकाने से निष्कासित किसने किया था? करशन सिंह ने। जबकि फतेहकर्ण और ब्रह्मदेव को ठिकाने से बाहर किसने किया है? पृथ्वी सिंह ने। इसके बाद में पृथ्वी सिंह की भी मृत्यु हो गई। राव पृथ्वी सिंह की मृत्यु, और इनकी मृत्यु हो गई 1913। जब इनकी मृत्यु हुई तब इनका पुत्र राव केसरी सिंह, राव केसरी सिंह, ये क्या बन गया? नया जागीरदार। अब ये नया जागीरदार बना है, लेकिन ये नाबालिग है, नाबालिग है। इसी कारण बिजोलिया के अंदर एक मुसलमान कार्यालय का गठन किया गया। इसी कारण किसका गठन किया गया? मुसलमान कार्यालय का गठन किया गया। और इसी मुसलमान कार्यालय का जो प्रमुख है वो बनाया गया अमर सिंह राणावत को, जो कि सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी था। अब किसानों की खैर नहीं है। ये था इस बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रथम चरण। प्रथम चरण किसने चलाया था? साधु सीताराम दास ने। इसीलिए पूछा जाए कि बिजोलिया किसान आंदोलन के जनक कौन है? साधु सीताराम दास। जबकि राजस्थान किसान आंदोलन के जनक हैं विजय सिंह पथिक, जो कि अब जुड़ेंगे इसके बाद। ठीक है, पूरा समझ में आ गया भाई? जब तक गोपाल दास था तब तक ठीक था। 1894 में उसकी मृत्यु हो गई। फिर कौन बना? करशन सिंह। करशन सिंह ने बढ़ते ही 84 प्रकार की लाग बाग 1/2 भू राजस्व कर लगाया। 1897 के अंदर किसान एकत्रित हुए थे गिरधरपुरा गांव में, क्योंकि वहां पर गंगाराम धाकड़ जो किसान है उनके पिता का क्या था? मृत्युभोज। इसीलिए वहां पर साधु सीताराम दास आए थे। तो उनकी सलाह पर नानजी और ठाकरे पटेल गए थे शिकायत करने फतेह सिंह के पास। तो फतेह सिंह ने हामिद हुसैन नामक जांच अधिकारी को भेजा। उसने रिपोर्ट दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऊपर से करशन सिंह ने नानजी ठाकरे को ठिकाने से बाहर कर दिया और चौरी कर लगा दिया। लेकिन 1906 में उसकी मृत्यु हो गई। उससे पहले किसान ग्वालियर भी जाने लगे, लेकिन फिर समझौता किया करशन सिंह ने। लेकिन जो नया जागीरदार आया था पृथ्वी सिंह, उसने आते ही तलवार बंदी कर लगा दिया और वो समझौता मानने से मना कर दिया जो कि करशन सिंह और किसानों के मध्य हुआ था, जब किसान बिजोलिया छोड़कर कहां जा रहे थे? ग्वालियर। तो फतेहकर्ण और ब्रह्मदेव के कहने पर 1913 के अंदर बिजोलिया की जो भूमि है वो पड़त रखी गई, ताकि हम खेती करेंगे ही नहीं तो कर देना ही नहीं पड़ेगा। लेकिन ऐसी बात जब पृथ्वी सिंह को पता चली तो फतेहकर्ण व ब्रह्मदेव को ठिकाने से बाहर कर दिया। साधु सीताराम दास को बेचारे को नौकरी से हटा दिया। उसके बाद में पृथ्वी सिंह की मृत्यु हो गई। पृथ्वी सिंह का पुत्र नया जागीरदार बना, लेकिन वो बच्चा था, इसीलिए एक नया कार्यालय बना, मुसलमान कार्यालय। मतलब बिजोलिया पर अब जो डायरेक्ट प्रशासन चलेगा वो मेवाड़ के महाराणा का चलेगा। ये तो था जागीरदारों के खिलाफ आंदोलन साधु सीताराम दास का। अब सरकार को हिलाने आएंगे कौन? विजय सिंह पथिक। जुड़ेंगे 1916 में। वहीं से शुरुआत हो जाएगी दूसरे चरण की। बस अब लिख लें सर? बिल्कुल अभी लिखना है, ऐसे सब क्रम से लिखना है भाई। ठीक है,
यहां से नहीं, यहां से नहीं, यहां से। तो ये काणे के रूप में याद रखना है, तभी याद रहेगा। इजी है ना किसान आंदोलन? ऐसे नाम याद रखना, ये करसन सिंह, पृथ्वी सिंह, नानजी ठाकरे, फतेहगढ़ ब्रह्मदेव, हामिद हुसैन, अमर सिंह राणावत, केसरी सिंह, ये लिख लिया ना? लिख लो, लिख लो। ये प्रथम चरण है, ये दूसरा चरण है, और ये तृतीय चरण है। 3 चरणों में होगा ना, क्योंकि एक कोई बंदा 41 वर्षों तक तो कैसे चला सकता है? क्योंकि किसी आंदोलन को चलाने के लिए बंदा अनुभवी तो होना चाहिए ना, और अनुभवी 50-60 साल का होता है। 50 साल प्लस 41, 100 साल का चला नहीं सकता अकेला। लिख लिए? अब लिखो ये प्रथम चरण, और प्रथम चरण ये लिख के फिर क्या लिखोगे, ऐसे लिखना है। प्रथम चरण के प्रमुख नेता कौन है? साधु सीताराम दास। साधु सीताराम दास बिजोलिया किसान आंदोलन के जनक। बिजोलिया किसान आंदोलन के जनक। अभी तो इजी लग रहा है। अच्छा, अरे आप भी 2-4 बार पढ़ेंगे ना, तो ये आपको भी इजी लगेगा। ठीक है।
लिख लिया? आप बोल देना है। बदल दें प्रसाद जी? आगे लिखिए। ये लिखो। लिख लिया? चलो ये लिखो आगे।
क्लियर। आप इतने प्रशांत नहीं हो रहे ना, क्योंकि ये चला भी तो 44 साल है ना। आप क्या चाहते हैं, एक दिन में पूरा लिख लें? 44 साल चला है बेचारा, कुछ तो टाइम लगेगा ना। चलो ये लिखो आगे, ये लिखो। हाँ, किसान आंदोलन का जनक विजय सिंह पथिक। बिजोलिया किसान आंदोलन का जनक साधु सीताराम दास है, क्योंकि बिजोलिया को शुरू इनके द्वारा ही करवाया गया है। इन्होंने ही तो सलाह दी थी कि आप जाकर वहां शिकायत करिए। तो बिजोलिया किसान आंदोलन के जनक तो है साधु सीताराम दास, लेकिन राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक विजय सिंह पथिक होंगे, वो अभी हम दूसरे चरण में पढ़ेंगे। ऑफलाइन वाले स्टूडेंट धीरे धीरे नहीं लिखते जी, आपको लगता है ऐसा? बेचारों के हाथ दुखने लग गए। बेचारे लिखते लिखते भूल जाते हैं कि क्या लिखना है। पृथ्वी सिंह कैसे लिखते हैं, इतना तो लिखते हैं, और कितना लिखे बेचारे। हम्म, लिख लिया प्रसाद जी? कौन सी लाइन में पहुंचे आप? हो गया? वाह, लिखो आगे। और ही है, अभी इसके इसके बाद में और भी है, देखो ये, इसलिए हिम्मत रखो, लिखो।
लिख लिया? लिखो, लिख लिया? ये आगे, उसके जस्ट आगे नहीं, परतु सिंह की मृत्यु, ठीक है, 1913 या फिर 1914। लिख लिया? सभी लिख लिया? तो ये था बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रथम चरण। अब हम शुरू करेंगे दूसरा चरण। दूसरा चरण कल पढ़ेंगे। हाँ, पढ़ा दूं? हेडिंग डालो, बिजोलिया का दूसरा चरण, कल पढ़ेंगे।